अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना नया टॉपिक गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस जो है इसको स्टार्ट करेंगे। ह्यूमन के अंदर और हायर एनिमल्स के अंदर गैसियस एक्सचेंज जो है ये बाय द रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम अल्लाह ताला ने इंसानों के अंदर और जानवरों के अंदर एक ऐसा सिस्टम जो है रखा है जो कि हमारी रेस्पिरेशन में मुकम्मल तौर पर हेल्प करता है। और इस रेस्पिरेशन के दो पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला तो हमारा एयर पैसेज वे, वो हमारा रास्ता जिससे हमारी जो एक्सटर्नल जो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर एयर मौजूद होती है उसको हम अपनी बॉडी के अंदर किस तरह लेकर जाते हैं, उसके लिए एक पैसेज वे होता है मुकम्मल जिसको एयर पैसेज वे बोलते हैं। और सेकेंडली इसको रेस्पिरेशन में हमारी हेल्प करते हैं हमारे लंग्स। चलें इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले द एयर पैसेज वे जो है इसके ऊपर जो है हम डिस्कशन करेंगे। एयर पैसेज वे जो है इट कंसिस्ट ऑफ द पार्ट्स through which the outside air comes into the lungs and after the gaseous exchange it goes out। यानी कि ये एक ऐसा रास्ता है जहाँ से आपकी बॉडी के अंदर एयर आती भी है और एयर आपकी जो है वो बॉडी के अंदर एंटर भी होती है और बॉडी को लीव भी करती है। और ये जो एयर पैसेज है इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। सबसे पहला पार्ट जो है इसका दैट इज़ कॉल्ड एज योर नोज़। आपका जो नोज़ है उसके अंदर ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर आपकी नोज़ल कैविटी होती है और नोज़ल कैविटी जो है इसके अंदर नेज़ल कैविटी जो है आपकी नोज़ इसको इनक्लोज करता है, ठीक है। और ये बाहर को जो है ओपन होती है बाय द हेल्प ऑफ 2 नॉस्ट्रल्स। ओपनिंग्स होती हैं आपकी जिनको आप नथने कहते हैं, ठीक है। आपके नाक के 2 नथने होते हैं, इनको नॉस्ट्रल्स कहते हैं। और ये वो ओपनिंग है जहाँ से आपके नाक के अंदर और आपके एयर पैसेज वे के अंदर आपकी जो एयर है जब आप सांस लेते हैं तो वो एंटर होती है और उसको लीव करती है, ठीक है। नेज़ल कैविटी जो है इसको 2 पोर्शंस के अंदर डिवाइड किया गया है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि नेज़ल कैविटी जो है जो आपके नथने हैं ये 2 होते हैं। तो यहाँ पर उसी के बारे में जो है वो बात की जा रही है कि नेज़ल कैविटी जो है इसको डिवाइड किया गया है 2 पोर्शंस के साथ। 2 पोर्शंस में डिवाइड किया गया है। और कैसे डिवाइड किया गया है? बाय अ वॉल, ठीक। और हर पोर्शन जो है इसके अंदर आपके फाइन हेयर्स होते हैं, म्यूकस होता है जो कि आपके डस्ट पार्टिकल्स जो आप हवा के जब आप सांस लेते हैं तो एयर के अंदर मौजूदा जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको वो ट्रैप करते हैं, उनको वो कैच करते हैं। और इसका जो म्यूकस है उसका फंक्शन होता है कि वो आपकी नाक जो है उसको वार्म रखता है और आपकी उसका जो टेम्परेचर है वो आपकी बॉडी के टेम्परेचर के इक्वल रखता है। स्टूडेंट्स, म्यूकस जो है ये आप लोगों ने कभी गौर किया होगा कि जब आपकी बहुत ज़्यादा फ्लू कंडीशंस होती हैं, आपको फ्लू होता है तो आपका नाक जो होता है वो बंद हो जाता है, ठीक है। तो उस सूरत में क्या होता है कि म्यूकस जो होता है, क्योंकि ये एक स्टिकी सा लिक्विड होता है हमारे नाक के अंदर, तो वो म्यूकस जो होता है वो खुश्क हो जाता है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से आपके जो नेज़ल कैविटीज़ होती हैं वो उनमें से दोनों में से एक साइड या दोनों साइड्स जो होती हैं वो इनक्लोज हो जाती हैं। क्लोज होने की वजह से क्या होता है कि आप प्रॉपर्ली सांस नहीं ले पा रहे होते, फिर आप क्या करते हैं, आप अपना मुंह खोल के तो उसके ज़रिए से सांस लेते हैं। तो म्यूकस और फाइन हेयर जो आपके नाक के या नेज़ल कैविटी के अंदर मौजूद होते हैं, इनका आपको फ़ायदा है कि क्या करते हैं, हवा के अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको ट्रैप करते हैं और उनको आपका जो एयर पैसेज वे का नेक्स्ट पोर्शन है वहाँ पर जाने से इसको रोकते हैं, ठीक है। ये हम डायग्राम कंसल्ट करते हैं। ये आप सामने आपको नज़र आ रही है नेज़ल कैविटी। ये पहले हम इसका आपका एयर पैसेज वे जो है ना इसको डिस्कस करते हैं। एयर पैसेज वे के अंदर आपका नेज़ल कैविटी आता है जिसके अंदर आपकी ये नॉस्ट्रल्स वाली जगह है। उसके बाद आपका ओरल कैविटी है। आप नाक के ज़रिए तो सांस लेते ही हैं, लेकिन आप अपना मुंह खोलते हैं तो उसके ज़रिए भी आप सांस ले रहे होते हैं, ठीक है। जो आपकी ओरल कैविटी है, ओरल कैविटी आपकी खुलती है आगे जाके फेरेंक्स में। फेरेंक्स के बाद नेक्स्ट आगे आ जाता है एपिग्लॉटस एंड ग्लॉटस। एपिग्लॉटस जो है वो ग्लॉटस के पहले मौजूद होता है।
एपिग्लॉटस आपकी सांस की नाली है और ग्लॉटस जो है ये आपकी आपका वो पोर्शन है जो आगे जाके आपकी एसोफेगस के साथ ज्वाइन करता है। एपिग्लॉटस आगे चलती जाती है और ये जाकर आगे ट्रेकिया जो है, जो कि आपकी मेजर सांस की नाली है, जो कि आपकी चेस्ट वाले रीजन में जाकर मौजूद होती है, गले से होती हुई, तो ये वहाँ पर मौजूद होते हैं और इससे आगे फिर जो आपके लंग्स हैं वो इन ट्रेकिया की डिवीजन्स होती हैं जिनके साथ आपके लंग्स जो हैं वो अटैच होते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, हमने एयर पैसेजवे को बाय द हेल्प ऑफ द डायग्राम डिस्कस किया। अब हम इसके बारे में जो भी एक्सप्लेनेशन है उसको स्टडी करते हैं। नेजल कैविटी जो है ये फेरेंक्स में जाके खुलती है बाय द 2 स्मॉल ओपनिंग्स दैट आर कॉल्ड एज द इंटरनल नॉस्ट्रल्स। ठीक है, नेजल कैविटी अंदर की तरफ 2 स्मॉल ओपनिंग्स में खुलती है जाकर, और ये ओपनिंग्स जो होती हैं दीज आर कॉल्ड एज द इंटरनल नॉस्ट्रल्स। इंटरनल नॉस्ट्रल्स के बाद आपके पास आ जाता है फेरेंक्स जो है आपका एक मस्कुलर पैसेज है मस्कुलर पैसेज है जो कि क्या करता है, आपका कॉमन होता है बोथ फूड एंड एयर। लेकिन ये जो फेरेंक्स है इट इज़ कवर्ड बाय द 2 लिड्स, या आप कह सकते हैं 2 फ्लैप्स हैं, उनके साथ ये कवर होता है, जिनमें से एक ग्लॉटिस और दूसरा एपिग्लॉटिस आता है। ठीक है, और जो आपकी ओपनिंग है एसोफेगस की ये एक्सटेंड होती है और इससे आगे फिर क्या बनता है, आगे जाके लैरिंक्स बनता है। ठीक है, और फिर जो आपकी एयर होती है दैट फ्रॉम द फेरेंक्स गोज टूवर्ड्स द लैरिंक्स। ठीक, अब ग्लॉटिस जो है एक नैरो ओपनिंग होती है आपके फेरेंक्स के फ्लोर पर। ठीक है, और ये क्या करती है, ये आपकी जो फेरेंक्स है उसको आगे लैरिंक्स तक कंटिन्यू करती है। लैरिंक्स जो है एक बॉक्स है जो कि कार्टिलेज का बना हुआ है। ठीक है, और ये जो बॉक्स है इसके ये कहाँ पर मौजूद होता है, इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द फेरेंक्स एंड ट्रेकिया। आपकी फेरेंक्स और जो ट्रेकिया है उसके दरमियान में ये लैरिंक्स मौजूद होता है, और जो लैरिंक्स है वहाँ पर ही आपका वॉइस बॉक्स है, जो कि जब आप बात करते हैं तो वो उस वॉइस बॉक्स में वोकल कॉर्ड्स मौजूद होते हैं जहाँ पर आकर साउंड वेव्स टकराती हैं और आप इस काबिल होते हैं कि आप क्या करें, आपकी जो साउंड है वो प्रोड्यूस हो और आप बाकायदा तौर पर बात चीज़ जो है वो कर सकते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द वॉइस बॉक्स। 2 pairs of fibrous bands called as the vocal cords are stretched across the larynx। ये वही जिनकी मैंने बात की है वोकल कॉर्ड्स की, ये 2 फाइब्रस किस्म के बैंड्स जो होते हैं ये आपके वोकल कॉर्ड्स के वॉइस बॉक्स के अंदर होते हैं, लैरिंक्स के ऊपर स्ट्रेच करते हैं और क्या करते हैं, वोकल कॉर्ड्स को वाइब्रेट करवाते हैं, जिसकी वजह से जो है आपकी जो साउंड है वो प्रोड्यूस होती है। द वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट व्हेन द एयर पैसेज पासिस थ्रू दैम। वोकल कॉर्ड्स क्या करते हैं, जब उनमें से हवा गुजरती है तो वो वाइब्रेट करते हैं। दिस वाइब्रेशन प्रोड्यूसेस द साउंड, और ये जो वाइब्रेशन है ये जो वोकल कॉर्ड्स के एयर के पास करने की वजह से जो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं, इस वजह से आपकी जो है साउंड प्रोड्यूस होती है। लैरिंक्स कंटिन्यू टू द ट्रेकिया विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द विंड पाइप। लैरिंक्स नेक्स्ट कंटिन्यू करती है एक लंबी नाली से जो कि क्या कहलाती है, विंड पाइप कहलाती है। और दैट इज दिस विंड पाइप इज अबाउट 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब दैट लाइज इन फ्रंट ऑफ द एसोफेगस एंड इट इज मेड अप ऑफ द कार्टिलेजिनस रिंग्स that are in the form of C-shaped in the wall of the trachea। जो ट्रेकिया की वॉल है वहाँ पर कार्टिलेजिनस C-shaped रिंग्स मौजूद होते हैं जो कि 1 by 1 ज्वाइन करते हैं और इनके जो है वो जो है बाय द हेल्प ऑफ मसल्स ये अटैच हुए होते हैं आपस में एक दूसरे के साथ, और ये क्या करते हैं, ये कार्टिलेज के इसलिए बने होते हैं कि जब भी कभी आपकी ट्रेकिया के अंदर से एयर पास नहीं कर रही हो तो आपकी जो ट्रेकिया है वो कोलैप्स ना कर जाए। इस वजह से इनको, ये अल्लाह ताला की कुदरत है कि अल्लाह ताला ने इनको कार्टिलेज का बनाया है। इनका ये हमें बेनिफिट है कि ये कार्टिलेज के बने हुए हैं। इनका बेनिफिट ये है कि एयर की मौजूदगी ना भी हो हमारे ट्रेकिया के अंदर तो हमारा जो ट्रेकिया है ये कोलैप्स नहीं करता। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ये आपका एयर पैसेजवे जो है इसको आगे हम लेकर चलते हैं। On entering the chest cavity, trachea divided into 2 small
ट्यूब्स कॉल्ड एज द ब्रोंकाई, और सिंगुलर अगर हम पढ़ेंगे इसको तो इसको ब्रोंकस कहा जाएगा। अब मैंने जैसे पहले भी बात की कि ट्रेकिया जो है वो एक बहुत लंबी नाली है जो कि आगे जाके डिवाइड होती है दो छोटी ब्रांचेस में, दो स्मॉल ट्यूब्स में, जो कि आगे आपके लंग्स के अंदर फिक्स हो जाती हैं, ठीक है। और ये जो स्मॉल ट्यूब्स हैं दीज आर कॉल्ड एज द ब्रोंकाइज, और अगर हम सिंगुलर की बात करेंगे तो सिंगुलर को हम ब्रोंकस कहते हैं। द ब्रोंकाई जो है ये भी क्या करती हैं, कार्टिलेज की बनी है, एंड ब्रोंकाई हैव आल्सो cartilaginous plates in their walls. Each bronchus enter into the lung of its side and divides into many small branches. और इसी तरह से क्या होता है कि ब्रोंकाई जो है ये आपके लंग्स के अंदर जब एंटर होती है तो उसको भी आगे डिवीजन की ज़रूरत है, और ये आपके लंग्स के अंदर जब एंटर होती है तो बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। द ब्रोंकाई कंटिन्यू डिवाइडिंग इन द लंग्स अंटिल दे मेक सेवरल फाइन ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स। आप कह सकते हैं कि जो आपकी ब्रोंकाई है ये बहुत ही सारी टाइनी या छोटी छोटी ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती है, और डिवाइड होने के बाद ये क्या बन जाती हैं, ब्रोंक्यूल्स बन जाती हैं। बहुत ही फाइन किस्म की, बहुत ही बारीक किस्म की ट्यूब्स होती हैं ये, और इनको ब्रोंक्यूल्स कहा जाता है। ब्रोंक्यूल्स जो है ये क्या करती हैं, जैसे जैसे ये लंग्स के अंदर एंटर होती हैं तो इनका कार्टिलेज ख़त्म हो जाता है, यानी कि उस टाइम जब आपके लंग्स के अंदर मौजूद होंगी तो ये अपना कार्टिलेजनस जो इनका मटेरियल है उसको लूज़ करेंगी, ये कार्टिलेज की नहीं होंगी। और क्योंकि इन्होंने और ज़्यादा लंग्स के अंदर जब एंटर हो जाना है तो ये और ज़्यादा नैरो होती जाती हैं, बारीक होती जाती हैं, ठीक है। इस वजह से ये वहाँ पर कार्टिलेज की बनी हुई नहीं होती। ब्रोंक्यूल्स जो हैं इनके एंड्स जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा फाइन ट्यूब्यूल्स के साथ कवर होते हैं, एंड दीज आर कॉल्ड एज द एल्वियोलर डक्ट्स। Each alveolar duct open into a cluster of pouches called as alveoli. अब हर जो bronchiole है that is divided into alveolar ducts, और हर जो alveolar duct है उसके अंदर pouches कह लें आप, थैलियाँ होती हैं, क्लस्टर्स होते हैं, गुच्छे होते हैं एल्वेलाई के, जो कि जिनका फंक्शन क्या है कि ये आपका जो है आपका लंग उसको सरफेस एरिया प्रोवाइड कर रहे होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, ठीक है। और एल्वेओलाई जो हैं, एल्वियोलस जो हैं ये बनाते हैं, उसके अंदर एल्वियोलाइज होती हैं, और एल्वियोलस जो है एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक जो है वो सिंगल लेयर ऑफ सेल से जो कि एपिथेलियल की बनी हुई होती है उसके साथ ये कवर होता है, और इसको ये बाउंड करता है बाय द नेटवर्क ऑफ द कैपिलरीज, और इसके इर्द गिर्द बहुत सारी नेटवर्क जो है कैपिलरीज का मौजूद होता है। अगर आपकी बुक में बनी हुई जो डायग्राम है उसके ऊपर फोकस करें, नेक्स्ट पेजेस पे आकर लंग्स के अकॉर्डिंग एक डायग्राम जो है यहाँ पर दी गई है जिसमें प्रॉपर तरीके से एल्वियोलाइज जो हैं उनको शो किया गया है। जी, ये हमारे पास डायग्राम है, जो प्रीवियस हम डायग्राम डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पर हमने देखा कि ट्रेकिया जो है ये दो फाइन ब्रोंकाइज में डिवाइड हुई है, और फिर आगे आकर ये ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो गई है। यहाँ पर ये ब्रोंक्यूल्स हैं इसकी, ठीक है। और ब्रोंक्यूल्स जो है ये इतनी ज़्यादा फाइन हो जाती हैं आगे आके कि एल्वियोलाइज बनाती हैं, और एल्वियोलाई फिर आगे एल्वियोलर डक्ट बनाती हैं, और एल्वियोलर डक्ट में आगे आकर क्लस्टर ऑफ पाउचेज होते हैं छोटे छोटे, और उनके बाहर कैपिलरीज आपको ये नज़र आ रही हैं ब्लू और रेड कलर में। ये आर्टरियोल्स और वेन्यूल्स आती हैं आगे, और ये फाइन किस्म की कैपिलरीज के अंदर डिवाइड हो जाती हैं, जो कि आपका जो है लंग्स उनको सरफेस एरिया जो है वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। और जिसकी वजह से आपके जो लंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी होते हैं, ठीक है। कभी आपने नोटिस किया है कि आम तौर पर हमें काफ़ी ज़्यादा हम इस चीज़ का एनालिसिस करते हैं कि जब हम कि एनिमल के लंग्स जो हैं हमें देखने का इत्तेफाक होता है तो हम देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा रबरी से और बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी और नरम से होते हैं। तो ये वो क्यों होते हैं इस तरह? बिकॉज ऑफ द एल्वियोलर डक्ट्स एंड द क्लस्टर ऑफ द पाउचेज दैट आर कॉल्ड एज एल्वियोलाई, जो उनके अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी होते हैं, ठीक है। द पल्मनरी आर्टरी एंड फ्रॉम द हार्ट
जो कि पल्मोनरी आर्टरी है वो हार्ट की तरफ से आती है और उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जब वो लंग्स की तरफ लेकर आती है, जिसकी ऑक्सीजनेशन होना होती है, ठीक है। वो क्या करती है, लंग्स की तरफ लाती है और मुख्तलिफ किस्म की जो आर्टरियोल्स या इसकी जो ब्रांचेज होती हैं बाय द हेल्प ऑफ द कैपिलरीज वो उन आर्टरियोल्स तक पहुंचाती है और फिर इन द लंग्स क्या होता है कि उसको उस ब्लड को ऑक्सीजन मिलती है एंड देन दैट ब्लड carry towards the from the venules towards the pulmonary vein, and from the pulmonary vein carries that oxygenated blood back towards the heart, and from the heart it goes towards the parts or tissues or cells where the oxygen is needed. So we can say that the pulmonary vein, that is the vein that carries the oxygenated blood back towards the heart, and from the heart it carries to the all the parts of your body where the oxygen is needed. Okay students, next topic I am going to discuss with you is the second part of your respiratory system, that is called as your lungs. अभी हम लंग्स को डिस्कस करेंगे और आपको इनके बारे में बताएंगे कि आपके जो लंग्स हैं ये आपकी बॉडी में कहाँ पर मौजूद होते हैं और ये किस तरह से अपना जो फंक्शन है या अपना जो मैकेनिज़्म है इसको ये किस तरह से परफॉर्म करते हैं। चलें जी, लंग्स। ऑल द एल्वुलाई ऑन द साइड कॉन्टिन्यू अ लंग, आपकी जितनी भी एल्वुलाइज हैं इनके गिर्द एक बाउंड्री मौजूद होती है, दैट बाउंड्री इज कॉल्ड एज योर लंग्स। एंड लंग, देयर इज अ पेयर ऑफ द लंग इन द थोरेसिक कैविटी ऑन अंडर द चेस्ट वॉल, जो आपकी चेस्ट वॉल है दैट इज मेड अप ऑफ 12 पेयर ऑफ द रिब्स, और ये क्या करती है, आपका जो थोरेसिक कैविटी का रीजन है वहाँ पर ये मौजूद होती है और इसके आपकी जो रिब्स के अंदर इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं और रिब्स जो होते हैं वो इसको इनक्लोज करते हैं। एक थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर आपका जो है यहाँ पर लंग्स के नीचे मौजूद होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज द डायफ्राम। और लंग जो आपका लेफ्ट लंग है, या अभी हम डायग्राम में देखते हैं इसको, जो आपका लेफ्ट लंग होता है दैट इज स्लाइटली स्मॉलर एंड इट कंप्राइजेज ऑफ 2 lobes, whereas the lung that is present on the right side is bigger as compared to the left one and having 3 lobes. उसके 3 लोब्स होते हैं, जो राइट वाला है, और जो लेफ्ट वाला है उसके 2 लोब्स होते हैं। लेफ्ट वाला लंग स्लाइटली स्मॉलर होता है एज कंपेयर टू द राइट वन। They are very spongy and elastic organs. The lungs also have blood vessels that are the branches of the pulmonary arteries and veins. Each lung encloses by 2 membranes called the outer pleural membrane and the inner pleural membrane. जो आपका lung है that is covered by a fine layer of cells that is called as the outer pleural membrane and inner प्लूरल मेम्ब्रेन। 2 मेम्ब्रेन्स जो हैं ये आपके लंग्स को कवर किए हुए होती हैं, ठीक है। द मेम्ब्रेन्स एनक्लोजेस, और क्या होता है कि ये जो दोनों मेम्ब्रेन्स होती हैं, आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन और इनर प्लूरल मेम्ब्रेन, इनके दरमियान में आपके जो मेम्ब्रेन्स हैं इनके दरमियान में एक फ्लूइड मौजूद होता है जो कि आपके हार्ट को लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। आपको पता है कि हार्ट भी एज कंपेयर टू लंग्स भी एज कंपेयर टू योर हार्ट क्या करते हैं, फूल जाते हैं। जब आप ऑक्सीजन को अपने लंग्स के अंदर भरते हैं तो वो फैल जाते हैं, और जब आप ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं तब वो सुकड़ जाते हैं। तो उनकी लुब्रिकेशन को जो है वो रिड्यूस करने के लिए और उनको बाकायदा तौर पर एक सरफेस एरिया प्रोवाइड करने के लिए इनर प्लूरल और आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन के दरमियान में एक लुब्रिकेटिंग फ्लूइड मौजूद होता है जो आपके जो लंग्स है उसकी एक्सपेंडिंग और कंट्रैक्शन पोजीशन जो है उसके अंदर हेल्प करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, कि आप जो लंग्स आपकी ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं उसका एक प्रॉपर मैकेनिज्म है, और वो मैकेनिज्म आपका जो है वो 2 तरह से 2 प्रोसेसेस पर जो है वो सब डिवाइड किया जाता है। बेसिकली फिजिकल मूवमेंट जो है आपकी लंग्स की दैट एसोसिएट विद योर गैसेस एक्सचेंज एंड इट इज़ कॉल्ड एज अ ब्रीदिंग, एंड ब्रीदिंग इज हैविंग 2 phases. One is called as the inhalation and the second one is called as exhalation. We can say that inhalation is called as inspiration
and exhalation is also called as the expiration. First of all, we discuss the inspiration और inhalation, यानी कि आप अपने फेफड़ों के अंदर हवा कैसे भरते हैं. In the process of inspiration और inhalation, आपके रिब्स के जो मसल्स होते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और आपकी रिब्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, रेज करती हैं. रेज करती हैं मीन्स ऊंची हो जाती हैं. ठीक है, उस सूरत में आप क्या कर रहे होते हैं, अपने फेफड़ों के अंदर हवा भर रहे होते हैं. अब जाहिर है जब आप फेफड़ों के अंदर हवा भरेंगे तो आपके फेफड़े क्या करेंगे, एक्सपैंड करेंगे. और एक्सपेंशन की वजह से जाहिर है जिन रिब्स में वो इनक्लोज है वो एरिया भी तो रेज करेगा ना. तो क्या होगा कि लंग्स के एक्सपैंड करने की वजह से जो आपका रिब्स का एरिया है वो भी क्या करता है, रेज हो जाता है. एट द सेम टाइम आपका जो पेट वाला हिस्सा है, डायफ्राम, जो कि बिल्कुल आपके लंग्स के नीचे, पसलियों के नीचे जो हिस्सा मौजूद है, दैट इज कॉल्ड एज डायफ्राम, वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, सुकड़ जाता है. आप अपनी बेली पे अगर हाथ लगाकर देखें, टच करें इधर से और अपनी सांस जो है इसको अंदर की तरफ जब आप खींचते हैं, सांस अंदर लेकर जाते हैं, तो आप नोट करेंगे कि आपकी थोरेसिक कैविटी जो है ये रेज करेगी एज कंपेयर टू योर डायफ्राम. आपका पेट जो है वो सुकड़ कर अंदर चला जाएगा. ठीक है, दीज मूवमेंट इंक्रीज द एरिया ऑफ द थोरेसिक कैविटी विच रिड्यूसेस द प्रेशर ऑन द लंग्स. इस तरह से आपकी थोरेसिक कैविटी का एरिया बढ़ जाता है और क्या होता है कि आपके जो लंग्स हैं उनके ऊपर प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो जाता है. एज अ रिजल्ट लंग्स क्या करते हैं, अपने अंदर हवा को भर लेते हैं और प्रेशर उनके ऊपर जो होता है वो कम हो जाता है. ठीक है, द एयर फ्रॉम आउटसाइड रशेज इनटू द लंग्स टू इक्वलाइज बोथ द साइड्स ऑफ द lungs. Next, students, we going to explain the expiration or exhalation. I think आफ्टर द गैसियस एक्सचेंज लंग्स क्या करते हैं, इम्प्योर एयर उसको एक्सपेल आउट करते हैं, जो कि एक्सहेलेशन कहलाता है. आप क्या करेंगे, जब आपने अपनी जो इम्प्योर एयर है उसको एक्सहेल करना है तो रिब मसल्स रिलैक्स करेंगे, डायफ्राम वाला एरिया आपका बढ़ जाएगा, डोम शेप कैविटी जो है आपकी डायफ्राम की वो रेज करेगी क्योंकि वहाँ पर जो मसल्स होते हैं वो रिलैक्स करते हैं, जिसकी वजह से आपका जो डायफ्राम का डोम शेप्ड एरिया है वो रिलैक्स पोजीशन में आ जाता है और रिब मसल्स जो होते हैं वो भी क्या करते हैं, रिलैक्स पोजीशन में आते हैं और अपनी कह सकते हैं आपके अपनी नॉर्मल पोजीशन में वो ओरिजिनल पोजीशन में आ जाते हैं. इस तरह से दिस रिड्यूसेस द स्पेस इन द चेस्ट कैविटी एंड इंक्रीज द प्रेशर ऑन द लंग्स. और इस तरह से जो रिब्स जो होती हैं वो बिल्कुल डाउन हो जाती हैं. पहले हवा जब भरी जाती है तो रेज करती हैं, जब निकाली जाती है तो डाउन आ जाती हैं और जिसकी वजह से जो लंग्स हैं उनके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया जाता है और जो आपकी एयर है जो कि इम्प्योर एयर है दैट इज एक्सहेल्ड आउट फ्रॉम योर बॉडी एंड द लंग्स कॉन्ट्रैक्ट एंड द एयर इज एक्सपेल्ड आउट ऑफ द लंग्स. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, मैं बताती चलूँ आपको कि ह्यूमन बींग्स जो हैं ये एक दिन में 1 मिनट में 16 to 20 टाइम्स पर मिनट इन द नॉर्मल सर्कमस्टांसेस एट द रेस्ट रेट सांस लेते हैं आप लोग. ठीक है, और ये जो आपकी ब्रीदिंग का जो आपका प्रोसेस है ये आपका मेन जो कंट्रोलिंग सिस्टम है आपका बॉडी दैट इज कॉल्ड एज योर ब्रेन. ब्रेन जो है वो आपका रेस्पिरेटरी सेंटर होता है वहाँ पर, जो कि आपका ब्रीदिंग का प्रोसेस जो है उसको कंट्रोल कर रहा होता है. ठीक है, लेकिन अगर हम इसके बारे डिस्कस करें कि जब आप कोई हार्ड एक्सरसाइज वगैरह या कोई हार्ड जॉब कर रहे होते हैं तो आपका जो रेस्पिरेशन का जो आपका रेट है दैट इज़ ग्रेटर दैन द नॉर्मल सर्कमस्टांसेस. वो रेट जो होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है. उस सूरत में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन जो होती है वो ज़्यादा हो रही होती है, जिसकी जो कि आपकी बॉडी के अंदर से रिलीज़ होना उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है. इस वजह से क्या होता है कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में के मुकाबले में आपका जो ब्रीदिंग रेट है वो ज़्यादा हो जाता है और आप ज़्यादा जो है वो हार्ड फिजिकल एक्टिविटी जब कर रहे होते हैं तो उस सूरत में आप 30 to 40 टाइम्स पर मिनट जो है वो सांस लेते हैं. ठीक है, और इस तरह से आपके लंग्स जो होते हैं इन द हार्ड जॉब और इन द हार्ड फिजिकल एक्टिविटी भी आपके लंग्स जो है आपका रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, हमारा जो लंग्स का ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम या ह्यूमन गैशियस सिस्टम है उसका प्रोसेस जो है और उसका जो टॉपिक है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है.
इसकी थोड़ी सी समरी जो है वो मैं आपको बताती चलूँ कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में आज हमने एयर पैसेजवे और लंग्स को डिस्कस किया है, जिसमें हमने फ्रॉम द एयर पैसेजवे दैट स्टार्ट फ्रॉम आवर नेजल कैविटी टूवर्ड्स द लंग्स जो है ये जाता है। 2 कंपार्टमेंट्स हैं, 2 हिस्से हैं, 2 फेजेस हैं, 2 डिवीजन्स हैं हमारे जो हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की, जिनको हमने आज डिस्कस किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम अपना जो टॉपिक है जो कि हमारा टॉपिक है अबाउट द डिजीज़ेस रिलेट्स टू द रेस्पिरेशन, इनको हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे जो कि हमारे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं। तब तक के लिए अपनी मैम आमना रऊफ़ को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट टॉपिक के साथ इंशाल्लाह अच्छी इन्फॉर्मेशन लेकर आपके साथ दोबारा अपना नॉलेज शेयर करेंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।